संगीत और दास्तान गोई दोनों एक जैसे इसीलिए हैं क्योंकि दोनों ही बहुत फ्रीडम वाले आर्ट फॉर्म हैं, जिसमें बेफिक्री होती है, जिसमें एक बेपरवाही होती है। उर्दू दास्तान गोई में रूह की तरह है, अगर वो रूह मरी तो जिस्म सिर्फ एक टुकड़ा बन के रह जाएगा। दास्तान गोई के लिए क्या कहा जाए, तवील होने लगी हैं इसीलिए रातें कि लोग सुनते सुनाते नहीं कहानी भी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। उन कहानियों में कहीं यादों की महक होती है तो कहीं किरदारों की परछाइयां। हमारी और आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई छोटी बड़ी कहानियां बसी होती हैं, कुछ गुमनाम तो कुछ मशहूर, लेकिन हर कहानी में एक किरदार छुपा होता है और हर किरदार अपने आप में एक नई दास्तान कहता है। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। उर्दू अदब के सुनहरे दौर में एक ऐसा फ़न पनपा जो महज कहानी सुनाने से भी कहीं ज़्यादा था, दास्तान गोई। वो जादुई कला जहाँ लफ्ज़ हवा में तैरते हैं, आवाज़ लहरों में बदलती है और सुनने वाले तिलिस्मी दुनिया में खो जाते हैं। 18वीं 19वीं सदी में जब यह फ़न अपने उरूज पर था, तब दास्तान गो महफिलों में बैठकर अय्यारी, तिलिस्म और अमीर हमज़ा जैसे किरदारों को ज़िंदा कर देते थे। उनकी ज़बान से निकले हर लफ्ज़ में जादू था, हर ठहराव में सस्पेंस और हर अदायगी में जान। वक्त की धूल ने इस कला को तकरीबन दफन कर दिया था, मगर हर महान फ़न की तरह दास्तान गोई भी मरी नहीं, बस सो गई थी और इसकी रूह आज भी ज़िंदा है। इसी ज़िंदा विरासत, इसके सफ़र, उसके उतार चढ़ाव और मौजूदा दौर में दास्तान गोई को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं सैयद साहिल आगा। दास्तान गोई एक बहुत खूबसूरत ज़रिया है क्योंकि वो आपको तथ्य भी बता देता है, आपके इमोशंस को भी झंझोड़ देता है। आप जब वो कहानी ख़त्म होती है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप फील कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ पे बस वो बात नहीं रह जाती है जो आपको किसी ने कह दी और सुना दी और आपको बता दिया कि ऐसा ही है। नहीं, स्टोरी टेलिंग आपको वो स्कोप देता है कि आप सुनिए, समझिए, महसूस करिए और तब एक इंसान की तरह सोच कर डिसीजन लीजिए। कभी मुगल दौर की महफिलों में, कभी पुराने शहरों की चौपालों में एक फन था जो लोगों को घंटों बांधे रखता था। ये फन था दास्तान गोई। दास्तान गोई हिंदुस्तान का एक खोया हुआ फ़न है, कहानियाँ सुनाने का एक अंदाज़ है, ये एक लोक कला है और इसको आसान लफ्ज़ों में समझें। दास्तानों से अगर गुज़रो कई किरदार मिलते हैं, दास्तानों से अगर गुज़रो कई किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं। तो ये अपने उन्हीं चाहने वालों से मुलाकात का नाम है। ये गुज़रे हुए दौर में जा, उसे देख, उसे महसूस कर वापस इस दुनिया में लौटने का नाम है। ये एक ख़याल है, एक तख़य्युल है, एक उड़ान है, जन्नत निशान का सफ़र है कि दास्तान गोई यूँ ही बरसा बरस चली आई और चलती रहेगी। उस कड़ी, उस सिलसिले में हम एक ठहरा हुआ पत्थर हैं कि जब आप एक गुज़रें तो उस वक्त को और ज़माने को याद कर सकें। महबूब की उसी याद में लगे ये पत्थर है जिसका नाम दास्तान गोई है। वक्त बदलता गया, ज़माने बदलते गए, मगर इंसान का किस्सों से रिश्ता कभी कम नहीं हुआ। बॉलीवुड में कहानियों की बादशाहत हमेशा कायम रही है। यही वजह है कि दास्तानें बड़े पर्दे पर जिंदा नजर आती हैं और आज भी दास्तान गोई की अहमियत बाकी है। दास्तान गोई तो एक बहुत ही पुरानी रिवायत है, कदीमी विरासत है हमारी, कि जिसमें हम इमेजरी को, किस्सों को, किरदारों को, ज़माने को इतनी दिलचस्प और हसीन तरीके से पेश करते हैं कि
बाज़ वक्त तो फिल्में नहीं कर पाती हैं। दास्तान और सिनेमा के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि दोनों कहानी तो सुनाते हैं मगर उनका अंदाज अलग होता है। सिमिलैरिटी तो यही कि दोनों दास्तान सुना रहे हैं आपको। फ़र्क ये है कि सिनेमा में और भी फ़न इस्तेमाल होते हैं, सिनेमाटोग्राफी होता है, डायलॉग्स होते हैं, म्यूज़िक होती है, आर्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन होती है, और दास्तान एक आदमी का फ़न है। जो नक्श वो खींच देगा आपके दिमाग पे, वही सब कुछ है। जहां ए खुसरो की महफिलों में दास्तान गोई को नई शोहरत मिली, वहीं साहिल आगा ने इस फन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सकाना बना भूल रही सरसों, सकाना बना भूल रही सरसों, सकाना बना। खुसरो ने इसी के साथ पैगाम दिया कि फूल बन के रहो, कि फूल महबूब और महबूबा को चाहने वाले को दिया जाता है। मैंने दास्तान गोई को एक कनेक्टिंग सीक्वेंसेस की जिद्दत से उसको इंट्रोड्यूस किया। वो एक दिलचस्प जिद्दत थी, अब खुद ही लोग करने लगे हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो दास्तान गोई से की मदद से वो कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें जब साहिल आगा मिले तो हमने कहा ये शख्स ऐसा है कि ये एक एक्टर की तरह आ सकता है, जितना उसको काम कहा जाएगा उतनी करेगा, उतनी शिद्दत से करेगा, उतनी ही मज़े से करेगा जितना आप चाहेंगे। हिंदुस्तान में दास्तान गोई को कभी बड़ी इज्जत हासिल थी। पुराने दौर में बादशाहों के दरबारों में इसकी खास महफिलें सजती थी, जहां दास्तान गो अपने लफ्जों से पूरी दुनिया रच देते थे। तो दास्तानों में जब बादशाह लोग, दरबारी लोग उसको सुनते थे तो उनके अंदर एक सहर होता था। दास्तान गोई में ये लाजिम है कि उसमें जादू हो। अब जादू का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कहानी के अंदर कोई जादूगर हो, ये ज़रूरी है कि सुनाने वाले के अंदाज में ये जादू हो, वो सहर हो कि सुनने वाले बंध जाएं उससे, उस दुनिया में चले जाएं, उस जगह वो उनको अपनी बात और अपने अंदाज के ज़रिए पहुंचा दे। तो ये हमें जुस्तजू थी कि भाई वो सहर किस तरह से कायम किया जाए, कैसे सुनाया जाए, किस तरह एक एक चीज़ सीखते गए। और फिर ये था कि जब उस ज़माने में इनको इतना लोग चाहते थे, सुनते थे, तो हम कोशिश करें लोग फिर दोबारा से उसको सुने। दास्तान गोई तो एक पुरानी विरासत है हमारी, और जिसको हम लोग अब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जब देखने का वक्त नहीं है तो सुनने का वक्त है। मुझे लगता है दास्तान गोई परवाज़ करेगी और परवान चढ़ेंगे। दास्तान गोई के लिए क्या कहा जाए, तवील होने लगी हैं इसीलिए रातें कि लोग सुनते सुनाते नहीं कहानी भी। तो कहानी का कहना सुनना, ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत हो रही है आजकल। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने इन दास्तानों से इतना लगाव रखा कि दास्ताने अमीर हमजा की बाकायदा तस्वीरें और चित्रकारी भी करवाई। 18वीं और 19वीं सदी में जब ये दास्तान उर्दू में मकबूल हुई तो इससे अदब और पेशकश का बेहतरीन मेल पैदा हुआ। मसलन तिलिस्म और अय्यारी, जो बाद में दास्तान गोई का सबसे अहम हिस्सा साबित हुई। अगर आप ज़बान को हमेशा तहज़ीब के रिश्ते से जोड़ कर देखते हैं तो ये एक उर्दू ज़बान की तहज़ीब है कि कहानी कहना सुनना जो हम लोग एक दूसरे को शुरू से किया करते थे। ये 13वीं सदी की चीज़ है, ये आज की नई चीज़ नहीं है। जब अरब और फ़ारसी जब यहाँ आई उस ज़बान और अदब के साथ, जब हिंदुस्तान की मिट्टी से जब उसका मेल मिलाप हुआ, तो फिर ये एक तरह से चीज़ें वजूद में आई। तो ये किस्से कहानियों का एक बड़ा लुत्फ़ है अपने आप में, लेकिन ये जाकर के दिल पर असर भी करती है। दास्तान गोई की शुरुआत हिंदुस्तान जन्नत निशान में सूफ़ी शायर दरवेश हज़रत अमीर खुसरो से उनके ज़रिए वजूद में आई। उनके उस्ताद थे निज़ामुद्दीन औलिया। वो पूरा एक किस्सा है, जब वो बीमार हुए तो वो किस्सा 4 दरवेश सुनाते थे। वो तो फ़ारसी में था, लेकिन उसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो ने ख़ुद बहुत सारी दास्तानें लिखी, मसनवी लिखी, तो वो उसको सुनाते थे। उन्हीं के ज़रिए जो एक और फ़न है जिसको मौसीक़ाना दास्तान गोई कहते हैं, हिंदी में संगीत में दास्तान गोई, वो भी उसी तरह उनके ज़रिए वजूद में आई। देखिए, सूफ़ी संगीत और दास्तान गोई दोनों एक जैसे इसीलिए हैं क्योंकि
दोनों ही बहुत फ्रीडम वाले आर्ट फॉर्म हैं, जिसमें बेफिक्री होती है, जिसमें एक बेपरवाही होती है, और एक चीज़ को समझने का, सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दास्तान गोई भी आपको इसी तरह से उस तरफ मोड़ती है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप उस दिशा में उस पर्टिकुलर कपलेट को या फिर किसी भी चीज़ को समझें। तो मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि सूफ़ी संगीत को भी सुनने का, समझने का अलग अलग परसेप्शन होता है। कोई खुदा को सब समझते हैं, कोई सच्चे इश्क को लेके चलते हैं, तो दास्तान गोई भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप रहता है बातें करने का, बातें सुनाने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है दोनों में समानताएँ। मौसीकी को जब देखते हैं तो वो दिल पर असर डायरेक्ट करती है, यानी जो बात आप कहना चाहते हैं उसको अगर मौसीकी का अगर आप एक तरह से उसमें आप उसको इजाफा करते हैं तो ये समझिए कि सुनने वाले पर उसका इम्पैक्ट जो है ना, उसके असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं। इसीलिए जो दास्तान गोई को आज नए फॉर्म में जो देखा जा रहा है कि म्यूज़िकल उसको परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, ताकि किस्से कहानियाँ को जो आप पेश करना चाहते हैं उसके बाद जो एक म्यूज़िक जब दी जा रही है तो उससे जो है उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है और एक नए तरीके से लोगों में इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। हिंदुस्तान जन्नत निशान में गंगा जमुना तहजीब का कैसे दो लोग शीर व शक्कर होकर रहते थे। तो मेरा नाम है सैयद साहिल आगा, तो हम तो मस्जिदों में अजान देने वाले हैं। वो नीता पांडे हैं तो वो मंदिरों में घंटियां बजाने वाले, वो पंडित लोग हैं भाई, वो तो उनको इतना ज्ञान है, वो सब एक मज़हब के लिए वो सब लोग पूजनीय हैं। तो मुझे लगता है कि यही इसकी खूबसूरती कि इधर एक एक्सट्रीम है, इधर एक एक्सट्रीम है, और कैसे हम दोनों एक साथ मिल के एक सुर, एक आवाज़, एक साज, एक कहानी, एक अंदाज में ढल जाते हैं, उसी में हिंदुस्तान नज़र आता है। लखनऊ के पंडित नवल चंद ने उस दौर के मशहूर दास्तान गो को इकट्ठा किया और उनसे दास्तानें लिखवाकर उन्हें छपवाने का काम शुरू किया। दास्तान अमीर हमज़ा जो नवल किशोर प्रेस से जो छपी और जिसमें दास्तान सुनाने वालों ने वो एक मुख्तसर दास्तान थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सुनाओ, हम इसको छापेंगे। तो दास्तान सुनाने वाले बैठे और वो सुनाते ही रहे, मतलब 46 उसके वॉल्यूम बने और कई हज़ार सफ़े। तो वो उसको, क्योंकि ट्रेनिंग जो हिंदुस्तान की थी वो तो यही थी कि आप कहानियाँ बनाएं, जो हिंदुस्तानी दास्तान गोई थी, उन्होंने बैठ के कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। मीर बाकर अली आखिरी मशहूर दास्तान गो थे जिन्होंने इस फ़न को एक नया मुकाम दिया, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में इसकी रौनक धीरे धीरे कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब दास्तान गोई की ये पुरानी कला तकरीबन खामोश हो गई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1923 आते आते मीर बाकर अली देहलवी जो छालियाँ बेचते थे लेकिन दास्तानें सुनाते थे, उनके दौर में आते आते दास्तान गोई एकदम मांद हो गई थी। और उसकी एक ख़ास वजह थी, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने पाबंदी लगा दी इस फ़न के ऊपर, इस आर्ट के ऊपर और हर उस किस्म की आर्ट फॉर्म के ऊपर कि जिसमें एक आदमी बोले और लोग मजमा उसको सुने। अब वो सुना रहे थे अपनी तारीख़, अपना इतिहास, बादशाहों के बारे में, तो अंग्रेज़ क्यों उसको बर्दाश्त करता। पाबंदी लगाई गई, दास्तान सुनाने वाले सुनाते रहे, फिर उनको कत्ल किया गया। दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में फांसियाँ दी गईं। किस्सा ख़ानी बाज़ार उसकी एक मिसाल है। हर ज़ुबान में कहानी सुनाने का अपना एक ख़ास अंदाज होता है। उर्दू में कहानी सुनाने की कला में से एक दास्तान गोई है। ये फ़न ज़ुबान की खूबसूरती और उसकी अहमियत को उजागर करता है, जहाँ अल्फाज और अंदाज़ बयान का किरदार बहुत ख़ास नज़र आता है। दास्तान गोई में ज़बान की खुसूसियत इसलिए ख़ास है कि ये उर्दू में कहानियाँ सुनाने का फ़न है। उर्दू में कहानियाँ सुनाने के जो फ़नून हैं उसमें एक दास्तान गोई हो गई, किस्सा गोई हो गई, अफसाना गोई है, खुतूत गोई भी एक फ़न होता था, अभी वो ख़त्म होता जा रहा है। जुमलेबाजी एक 13वीं सदी का फ़न था। तो ये उर्दू के थे। तो अगर आप उर्दू में सुनाएंगे तो ही आप फॉर्म में रहेंगे, नहीं तो फिर उसकी कुछ पाबंदियां हैं, आप उसको छोड़ देंगे तो आप दूसरी फॉर्म को करने लगेंगे। लेकिन उर्दू दास्तान गोई में रूह की तरह है, अगर वो रूह मरी तो जिस्म सिर्फ एक टुकड़ा बन के रह जाएगा। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब भी दास्तान गोई के बड़े दीवाने थे। गालिब मजाकिया अंदाज में कहा करते थे, हमजा दास्तान के 6 बाब और शराब के 16 पीपे, बस
इस जिंदगी से और क्या चाहिए। मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद कहा था कि मुझे तिलिस्म होश रुबा का एक दफ़तर मिल जाए और शराब की बोतल तो मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए, मेरे लिए ये काफ़ी है। और ये किसी को भी मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी होना चाहिए। तो गालिब तो ख़ुद दास्तानों के इतने शदाई थे। तिलिस्म होश रुबा दास्तानों की महराज कही जाती है, सबसे उम्दा दास्तान है वो। तुम अभी अपनी माँ के साथ आए हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? सबसे ज़्यादा मशहूर जो दास्तान हुई, दो दास्तानें मैं कहूँगा, एक नहीं, दास्तान अमीर हमज़ा वो बहुत मशहूर हुई और पूरी दुनिया में उसको सुनाया जाता है और पूरी दुनिया में लोग और अलग अलग ज़बानों में सुनाई जाती है वो। उसके बाद में दूसरी दास्तान अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की ज़िंदगी पे बहुत लोगों ने अलग अलग तरीक़े से दास्तानें बनाई और उसको सुनाया। उसका एक बड़ी वजह ये भी है कि अमीर खुसरो की दास्तान में पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है और वो सारा दौर, पूरी तारीख़, मौसीकी, पहेलियाँ, शायरी, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये दो दास्तानें हैं ऐसी कि बहुत ज़्यादा सुनाई गई और लोगों ने पसंद की। और नादां है वो जिसे इस दर से एतराज़ है। खुसरो समझ गए कि उन्हें पीरे आलम मिल गए, कि दिल की बात दिल से जान ली। मुझे लगता है कि दास्तान गोई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उर्दू ज़बान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद, उसको इमाम हिंद, उसको इमाम हिंद।